जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का लेक्चर सेकेंड। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। जीवन अवधि किसी जीव के आकार और उसके कम्प्लेक्सिटी यानी उसकी विशालकायता पर निर्भर नहीं करता कि वो जीव कितना विशाल है। जैसे हमने तुलना किया कि कौवा और तोता दोनों साइज में समान है परंतु एज में बहुत डिफरेंस है। कौवा का जहाँ 15 साल है, तोता का 140 वर्ष, कितना डिफरेंस है। तो यानी किसी जीव का आकार और आयतन पे जीवन अवधि निर्भर नहीं करता। तो हम लोग पिछले क्लास में जीवन अवधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में, जो हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। पहला चैप्टर क्लास 12th के दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन। आज हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे, जनन की आवश्यकता क्यों है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। जहाँ तक आज कंप्लीट कर पाएंगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं और मज़े के साथ पढ़ते हैं, हर बात को समझते हैं बारीकी से। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं जनन किसे कहते हैं। जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। तो जनन कैसी प्रक्रिया है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। यानी कहना क्या चाह रहा है, जैविक प्रक्रिया का मतलब समझते हैं। जैविक प्रक्रिया यानी जीवित जीव में होने वाला प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया यानी बोले तो जीवित जीव में होने वाला प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। जैसे मान लो हम मानव है तो हमारा जीव क्या है? हम एक मानव जीव है तो हमारे समान नए जीव को जन्म देंगे। यानी जैसे मान लो हम किस में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में। तो एक पुरुष एक स्त्री को मिलने से जो होगा उसके बाद हम जो नए संतति को जन्म देंगे तो क्या कहलाएगा? मानव संतति का जो उत्पन्न होगा। यानी हम अपने नए पीढ़ी का, अमीबा एक नए पीढ़ी को जन्म देगा। यानी जन्म देने वाला क्या कहलाता है? जन्म जिसकी होती है वो क्या कहलाता है? तो समझो जनक। ऐसे भी कह सकते हैं जनन एक जैविक प्रक्रिया जिसमें जनक अपने ही समान नए संतति को उत्पन्न करता। तो जनक जो जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जनक। यहाँ पर हम जिसमें एक जीव, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें जनक अपने ही समान, यहाँ पर जनक भी लिख सकते हैं जो जन्म देता है, और संतति जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म। थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। जनक संतति। जनक जो जन्म देता है, संतति जिसका जन्म होता है।
आप जैसे पूछे मेरे पिताजी और मेरे में जनक कौन है, मेरे पिताजी जनक है, संतति कौन है, हम उनकी संतति है। यानी आपके पिताजी जनक है और आपका संतति है। तो हम अगर कहीं पर लिख दे एक जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जनक अपने समान नए संतति को उत्पन्न करती है तो उसे जनन कहते हैं। जनन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। और जनन की आवश्यकता क्यों है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे पेज नंबर शायद 5 होगा, शायद में भी 5 या 6 पेज नंबर होगा, जिसमें लिखता है कि आवश्यकता क्यों है, जनन की आवश्यकता, जनन की आवश्यकता क्यों है, जनन की आवश्यकता। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता। यानी जैसे किसी घर में, एक घर की हम बात करते हैं, एक घर में मान लो कि मेरे बाद कोई संतान उत्पन्न ना हो तो घर बस पाएगा, नहीं बस पाएगा ना, वीरान हो जाएगा। नहीं बोलता कि हमारे घर कोई संतान आएगा, संतान तो छोड़, बेटा का बात करता है, बेटा आएगा तो घर चला आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा और बेटी और संतान होना चाहिए, तो संतान हुआ तो आगे की पीढ़ी बढ़ते रहेगी, हमारा जनरेशन चलता रहेगा। मान लो मेरा फादर का जो नाम है उस नाम का खानदान, मतलब मेरी खानदान चलते रहे, इसके लिए क्या है, जनन आवश्यक है ना जी। तो दूसरी बात, आनुवंशिक विविधता के लिए भी जनन आवश्यक है कि जेनेटिक वेरिएशन आवे। आनुवंशिक विविधता देखा किस में जाता है, लैंगिक जनन में। जैसे मेरे पिताजी से मुझ में कोई कुछ भिन्नता होगा, मेरे पिताजी में मेरे दादा से कुछ भिन्नता होगा, यानी दादा से भिन्नता पिताजी में आया, पिताजी का कुछ गुण हम में आया, कुछ गुण नया हम में जो मेरे कहाँ से आया, नाना वाला खानदान से आया होगा। क्यों, क्योंकि मेरी माँ वाला भी तो गुण मेरे अंदर कुछ आया होगा। तो कितना भिन्नता होगा, कुछ जैसे क्रोमोसोम 46 होते हैं तो 23 माँ से 23 बाप से आता है, तो कुछ नाना वाला गुण और कुछ दादा वाला गुण, यानी इस भिन्नता को क्रिएट करता है जनन द्वारा। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जनक अपने ही समान नए संतति को उत्पन्न करता है। यानी संतति क्या है, बुढ़वा जवान नहीं हो जाएगा, और जनक क्या है जो जन्म देता है, और संतति क्या है जिसका जन्म होता है। 2 बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो समझने के लिए आपको लिख दिए। जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता के लिए, यानी कंटिन्यूटी के लिए, और आनुवंशिक विविधता के लिए, जो किसमें देखा जाता है, लैंगिक जनन में। जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो बात करेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं, देख रहे हैं कि शूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए हम लोग जनन देख लिए, अब देखते हैं जनन के प्रकार कितने हैं। तो जनन क्यों ऐसे के, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता के लिए, मैं छूट गया था यहाँ पर नोट कर लिया, आनुवंशिक विविधता के लिए जनन आवश्यक है। आइए जनन के प्रकार देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट करना चाहते हैं तो साथ में नोट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ के मजा आएगा। धीरे धीरे अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। जब लैंगिक जनन के एक एक विधि को हम डायग्राम से समझेंगे पूरा एकदम मस्त से, और आपको आसानी से याद करा देंगे। और इससे आने वाले सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 13 से ज़्यादा नंबर कोई नहीं लाएगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। आप भी मुझसे वादा करिए कि हमसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करेगा। भाई कितना भी पढ़ा ले, याद तो तुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े तेरा दिमाग खोल के पीछे से डाल देंगे, ऐसा तो नहीं है। याद आपको ही रखना है सर, मेरा काम है आपको सिखाना है। याद रखना काम आपकी है, तो आप मेहनत करो, याद रखो, मज़ा आएगा। चलिए आगे देखते हैं जनन के प्रकार।
मार्कर नया है, स्लिप कर रहा है जनन के। जनन दो प्रकार के होते हैं सर, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जनन दो प्रकार के, अलैंगिक, लैंगिक। आप मैंने समझ लो, आमने अकेले, यानी एकल जीव, यानी अकेले जीव, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यदि कोई अकेला जीव, अकेले, जैसे अमीबा, अकेले अमीबा ढेरकुना उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। कोई अकेला जीव पूरी संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है सर, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक माने लगा के, लगाने के लिए कितना चाहिए? दो, कम से कम तो दो ही चाहिए जी, लगाने के लिए दो। तो लैंगिक में कितने जीव की आवश्यकता होती है? दो जीव। लैंगिक में दो जीव, और लैंगिक में एकल जीव, यानी अकेले जीव। अलैंगिक जनन, जनन की वैसी विधि है जिसमें एकल जीव या एकल जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी एकल जीव संतति उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या कहेंगे? चलो शॉर्टकट में लेते हैं। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उसे क्या कहते हैं? जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उसे क्या कहता है? अलैंगिक जनन। यानी जनन की वैसी विधि, यानी जनन का वह प्रकार जिसमें एक ही जीव पूरा जीव संतति बनाने की क्षमता रखती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें बिना युग्मक संलयन तथा बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए जीव का उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस पर विशेषताएं में लिखाएंगे। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आइए अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। 5-6 विशेषताएं हैं, उसके बाद आराम से अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे, तब तक नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं। इस विधि में मैं छोटा जी, मैं बार बार क्यों छूट रहा? इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। मैं छूट गया था, नोट कर लिया। आइए अलैंगिक जनन की विशेषताएं देखते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है? इरेज करें, यानी अकेले भाग लेगा, दो अकेले भाग लेगा, यानी दो को भाग लेगा। एक नर और एक मादा, दो विपरीत लिंग भाग लेंगे। ऐसे लड़का लड़का शादी करके अलैंगिक जनन नहीं कह सकते, लड़की लड़की, एक लड़का तो एक लड़की है ना, एक लेडीज तो एक जेंट्स। चलिए आइए आगे की बात समझते हैं। अलैंगिक जनन की देखते हैं भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा। अलैंगिक जनन की बार पीछे देखने जाते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कभी कभी कट जाता है। विशेषताएं
अलैंगिक जनन की विशेषताएं सबसे पहले पढ़ेंगे। यह एक जनकीय है, यह एक एक जनकीय। एक जनकीय का मतलब क्या होता है? जिसके जनन में एकल जनक भाग लेता है। एक जनकीय माने एकल जनक भाग लेता है। एकल जनक का मतलब एक जनक भाग लेगा। जिसके जनन में एकल जनक भाग लेता है उसे एक जनकीय कहते हैं। यह एक जनकीय है। दूसरी बात है, इसमें ना युग्मक का निर्माण हो सकता, युग्मक संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक संलयन नहीं होता। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों का संलयन को कहते हैं निषेचन। निषेचन सर इसमें नहीं होता। निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, क्योंकि निषेचन के फलस्वरूप यानी निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। इसमें अर्ध सूत्रीय विभाजन इसमें अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्रीय माने 46 है ना, तो अर्धसूत्री करेंगे यानी सूत्र आधा हो जाएगा। अर्ध माने आधा, 23 इधर और 23 इधर, यानी इसको क्या कहते हैं? युग्मक बनेगा। तो 23 इसमें ये वाला नहीं होता। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें समसूत्री इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले यह एक जनकीय जिसमें जिसके जनन में एकल जनक भाग लेता हो। ऐसे भी कहते हैं अलैंगिक जनन वैसे विधि है जिसमें एकल जनक जिसके जनन में एकल जनक भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन एक जनकीय है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसमें अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें पूरी अलैंगिक जनन में समसूत्रीय कोशिका विभाजन होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा। चौथा तो पांचवा, इससे जो आपको यहां से जाने के बाद तिरछा दिख रहा होगा वीडियो, तिरछा इसलिए क्योंकि बोर्ड हल्का सा स्लाइड है इधर से, ये वाला ऊंचा पोर्शन है, ये वाला डाउन पोर्शन, इसलिए तिरछा दिखता है। उतना दिन तक हमको भी नहीं समझ में आया, आज गौर से देख रहे थे धन। इससे उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। इससे यानी इस विधि से उत्पन्न जीव को क्या कहेंगे? क्लोन। इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। कौन नहीं होता? अर्धसूत्री। इसमें नहीं होता जी। युग्मकों का संलयन नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है, युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो ये 4-5 पॉइंट जो ना बोले निम्नलिखित में से कौन सा जनन की वैसे विधि जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन वैसे विधि जिसमें बिना युग्मकों का संलयन होए हुए नए जीव का उत्पत्ति होना अलैंगिक जनन कहलाता है। ऐसे भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्लोन क्या है? वैसा जीव। अलैंगिक जनन में क्या होता है? फोटोकॉपी जीव होता है। जैसे क्या देखो कि एक पेज को प्रिंटर पर रखते हैं, जो उसमें लिखा हुआ वर्ड होता है, जिस अगर मतलब कलर प्रिंट किए तो जो ऊपर रखा हुआ लेटर है वही नीचे छपेगा। जैसा कलर में ऊपर रखा हुआ वैसी कलर में, एकदम फोटोकॉपी, दोनों में अंतर पहचान नहीं पाओगे। उस तरह को क्या कहते हैं? उसी तरह के जीव को क्लोन कहते हैं। यानी वैसा जीव जो बाहरी से लेके अंदर तक एक समान हो, यानी बाहर से तो दिखे अंदर से ब्लड निकाले, या मान ले सकता है हमें तो समान नहीं होता मगर इस वालों अनुवांशिक यानी जेनेटिक डीएनए भी समान हो।
डीएनए आरएनए सब कुछ उसका समान हो, एकदम फोटोकॉपी हो, कुछ भी अंतर जरा भी ना हो, वैसे जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन क्या है? क्लोन शब्द का मतलब क्या था? जो आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं उसे क्लोन कहते हैं। उसके बारे में लिखेंगे, तब तक यहाँ तक आप नोट करिए, बड़े मजेदार से नोट करिए, क्योंकि इस पे बहुत भर भर का क्वेश्चन पूछता है। बोलेगा अलैंगिक जनन की 2 विशेषताएं लिखे। क्लास 10 में भी आप पढ़ के होंगे। 12 पूछता अर्धसूत्री का मतलब आप समझ गए कि जो सूत्र को आधा आधा कहते हैं, समसूत्री मैंने 46 से 46 बनेगा, अर्धसूत्री से मैंने 46 के आधा आधा हो जाएगा 23 बनेगा। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अलैंगिक जनन एक जनकीय जनन है जिसमें एकल जनक भाग लेता है। एक जनकीय का मतलब होता है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, 2 लोग आपस में नहीं मिलता। संलयन माने साथ जुड़ना, और साथ तभी जुड़ेगा जब 2 लोग भाग लेंगे। इसमें हमने पहले पढ़ चुका है कि एकल जनक यानी 1 लोग भाग लेते हैं, 2 भाग नहीं लेता, तो संलयन कैसे होगा? संलयन माने साथ सट के जुड़ना, और सट के जुड़ने के लिए कितने चाहिए? 2। गला लगने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। तो यहाँ संलयन माना होता गला लगना, और 2 लोग चाहिए, जबकि हम पढ़ चुके एकल जनक 1 को भाग लेता तो युग्मकों का संलयन नहीं होगा। अब जब देखो, जब बंटवारा आधा तब होगी सर जब 2 लोग होंगे। बंटवारा आधा कब होगा? अब जैसे मान लो मैं बाप का एक बेटा हूं, मान लो ऐसा हूं तो नहीं, एक बेटा हूं, तो बंटवारा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आधा आधा किसको बांट कर देगा? अकेला संतान। अगर 2 लोग हैं तो आधा आधा बांटिए, आधा आधा बांटिए। तो 2 लोग तो है नहीं, एकल जनक है, तो समान जो है से वही दे दो। यानी समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री, 2 लोग है ही नहीं तो आधा आधा बटे कैसे? 1 लोग है तो समान बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं, यानी जो आकारकीय तथा अनुवांशिक की रूप से अपने जीव के यानी जनक के समान हो वैसे जीव को क्लोन कहते हैं। यहाँ तक आप नोट करिए, और जो बात समझ में ना आ रहा ना कमेंट में चिपका डालिए, और लाल वाला बटन को सब्सक्राइब बटन को उड़ा डालिए, बोलिए खतरे का निशान बाबा हट जा, आई लाइक सब्सक्राइब तो ऐसा बोल के उसको सब्सक्राइब करिए और मजे से पढ़िए, जिंदगी आसान हो जाएगी, पढ़ के कलम का जादूगर हो जाओगे जब। तो इसको नोट करो, बड़ा मजा आ रहा मेरे को, सुबह सुबह की मॉर्निंग वार्म अप हो रहा है समझो मेरी। चलिए आइए देखते हैं क्लोन किसे कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा? स्क्रीनशॉट ले लिए, चाहे साथ में नोट करते जाइए, बड़ा मजा आ रहा मेरे को पढ़ाते हुए। आपको पढ़ते हुए कैसा लग रहा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अभी सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2-2:30 बजे सोचे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, मगर थोड़ा सा सोचे थोड़ा सा और डीप में जाकर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उस टाइम अभी थोड़ा सा वॉक कर लें, बॉडी वार्म अप हो गया, डबल से वार्म अप हो रहा, डबल एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ। आप भी लग रही है, हम भी लग रहे हैं, अबर फोड़ना है, यार बोर्ड को तोड़ना है, और नंबर में नंबर को जोड़ना है, और नंबर में नंबर जोड़ने से ही सफलता मिलती है। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ा मज़ा आएगा जब बायोलॉजी आप सीख के जाओगे और दोस्तों के साथ में बुलाओगे। तुम्हें भी सिखाऊंगा, उन्हें भी सिखाऊंगा, बस इतना अंतर है, तुम न सीख के पछताओगे, न तो सीख जाओ मेरे यार, दूसरे को भी बुलाओगे। आ जाओ आ जाओ, मजा आ रहा ना? मजा आ रहा। क्लोन को देख लेते हैं। चलिए क्लोन देखने के बाद अलैंगिक जनन के प्रकार अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर को थोड़ा छोटा रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर लेंदी हो जाता और थोड़ा हमें अपडेट करने में भी अपलोड करने में भी दिक्कतें होती है। तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी ना करते हुए शॉर्ट लेक्चर आराम से देखिए, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है, इज्जत से पढ़िए, खाली ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए क्लोन को देख लेते हैं। क्लोन आकार की यानी आकारीय रूप, आकार की तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं।
क्लोन कहते हैं। तो कौन कौन रूप से समान होगा? आकारकी यानी बाहर, आनुवांशिक माने अंदर, डीएनए वीएनए गुणसूत्र सब समान होगा। और ये किस्मत दिखेगा अलग ही जन्म। हम में आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान नहीं होते। बाहर से अगर माँ बाप की तरह दिख रहे हैं तो पूरी तरह माँ की तरफ भी नहीं दिखते, पूरी तरह बाप की तरफ तो नहीं। अंदर डीएनए में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है, या तो ब्लड ग्रुप क्यों ना हो, अंतर दिखाई देगा। बहुत सारे अंतर होते हैं, क्योंकि 23 माँ से 23 बाप से आता है, तो हम पूरी तरह न माँ की तरह दिखाई देते हैं न पूरी तरह बाप की तरह दिखाई देते हैं। तो क्लोन किसके शब्द के लिए होता है? आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का उपयोग करते हैं। और क्लोन किस में से उत्पन्न जीव को कहते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार कल पढ़ेंगे। अलैंगिक, अच्छा चलो एक क्वेश्चन देते हैं। अच्छा चलो इसी को क्वेश्चन बना लेते, जब लिख देते हो क्वेश्चन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नंबर समरूप जीव, बी क्लोन, सी युग्मनज, डी कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं? अभी पढ़े अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव को क्लोन कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। क्लोन शब्द यूज होता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव के लिए। तो ये बात आपको परफेक्ट समझ में आ रहा? जैसे अच्छा जितना भी जीव अलैंगिक जनन करेगा सब क्या कहलाएगा? क्लोन। जैसे अमीबा, अमीबा से 2 अमीबा मान लो बना विभाजन होने के बाद, एगो इधर एगो इधर, छोटे छोटे 2 अमीबा बना। ये दोनों क्या है? इसका आपस में क्या है? क्लोन है। ये दोनों क्या है? ये और ये क्या? क्लोन है। समझ गए? यानी तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ अंदर बाहर दोनों से। इसमें साइटोप्लाज्म में जो डीएनए होगा इसमें भी साइटोप्लाज्म में वही डीएनए होगा, जितना क्रोमोसोम इसमें होगा उतना, मतलब समान है सर, अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे प्रिंटर से फोटोकॉपी निकला हुआ समान होता है वर्ड टू वर्ड, वैसे आनुवांशिक और कार्य रूप से अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव समान होता है सर। जो अंदर से वही बाहर से होना चाहिए, यानी वफादारी या ईमानदारी बाहर से झलकनी चाहिए और अंदर से भी झलकनी चाहिए, वैसे इसमें झलकता है सर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक और तथा अकार्य की रूप से समान जीव को क्लोन शब्द यूज करते हैं। क्लोन माने कल भी समान था आज भी समान होऊंगा, ऐसे कह दो, ऐसे कह दो। यानी अंदर से भी समान हूं और बाहर से भी समान हूं, यानी देखने में भी समान हूं बाहर से, और अंदर जाकर डीएनए के अंदर देखें यानी आनुवांशिक रूप से भी समान हूं, मेरा जेनेटिक मटेरियल भी समान है, कोई अंतर नहीं है सर, नहीं है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, यानी अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।